हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात चंद और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरु मंत्रा में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी एक विभिन्न टॉपिकों पर या विभिन्न विषयों से कोई ना कोई टॉपिक लेकर आऊंगा और जिसको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों 1857 की क्रांति। मैं जानता हूँ आप सभी ने इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसको और अपनी तरफ से इसको डिस्क्राइब कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। देखिए, इसको समझने के लिए हम विभिन्न पहलुओं से शुरुआत करेंगे। जैसे इसको सबसे पहले हम जानते हैं इसका परिचय। ये 1857 की क्रांति थी क्या? देखिए, किसी भी क्रांति के लिए ज़रूरी होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग लड़ाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारी अचानक से किसी से लड़ाई हो गई, तो एक तो तुरंत कब होता है, और कभी कभी एक हमारा कोई दुश्मन पुराना रहता है, उससे काफ़ी रंजिश रहती है हमारी, लेकिन अचानक कभी हम कहीं रास्ते में मिल गया, उसको हल्का सा धक्का लग गया, तब भी लड़ाई हो गई। तो तात्कालिक कारण क्या हुआ कि धक्का लगना, और दीर्घकालिक कारण क्या हुआ कि हमारी उससे पहले से कई चीज़ों को लेकर मनमुटाव था, हमारे मन में गुस्सा था। तो वैसे ही 1857 की क्रांति थी। इसका जो कारण की बात करें तो उसके दो, इसमें एक तात्कालिक कारण था और दूसरा दीर्घकालिक। सबसे पहले बताते हैं हम तात्कालिक की। तात्कालिक कारण मतलब तुरंत का। तो उस समय 1857 की जो क्रांति की जो ऑफिशियल माना जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, तो 10 मई 1857 से माना जाता है। एक घटना घटी थी मेरठ छावनी में। एक व्यक्ति था मंगल पांडे, शायद आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, इस पर एक पिक्चर भी बनी है, मंगल पांडे द राइजिंग। तो मंगल पांडे वहाँ के एक मेरठ की छावनी में एक सिपाही था। तो उस छावनी में उस आसपास एक ऐसी खबर फैल गई थी कि एक नई गन आई थी, इनफील्ड गन एक नई आई थी। तो उसके जो कारतूस थे, ऐसी अफवाह फैल गई कि उसके कारतूसों पर सुअर और गाय की चर्बी लगी है और जिसको मुंह से खींचकर काटना पड़ता था। अब चूंकि सेना में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो इनकी बड़ी धार्मिक भावनाएं इसमें आहत थी। तो आखिरकार लास्ट में जो अंदर 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 जब काफ़ी ज़्यादा वो आक्रोशित हो गए, तो वो मंगल पांडे ने इसका विद्रोह कर दिया, सामने आकर मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वहीं से इसको माना जाता है कि ये शुरुआत हुई इसकी, ये इसका तात्कालिक कारण था। अब चूंकि 1857 की स्टार्ट तो हो गई, ये तात्कालिक कारण था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया उसकी पूरी छावनी को। जितने भी सैनिक थे उन्होंने कब्जा कर लिया, वहाँ के उनके जो बारूद के जो गोदाम थे उन पर कब्जा कर लिया, कुछ अंग्रेज थे वहाँ पे जो ऑफिसर, उनको मार दिया। तो ये करके उन्होंने एकदम अराजकता फैल गई। आसपास भी छावनियों को पता चली, वो लोग भी उनके समर्थन में आ गए। कुछ लोकल लोगों को पता चला, वो भी उनके समर्थन में आ गए। देखते ही देखते धीरे धीरे एक दिन में नहीं हुआ, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये पूरे एरिया में, उत्तर भारत, खास तौर से उत्तर भारत की बात करता हूँ। उत्तर भारत का मतलब मेरठ, दिल्ली, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ऐसी इन सब जगहों पर विद्रोह फैल गया, जहाँ पे अलग अलग लोग इसको अलग अलग लोग जो है इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे। जैसे आपके ग्वालियर में तात्या टोपे थे, ये ग्वालियर भी है इसमें, ग्वालियर मेरठ में मुख्यतः सैनिकों ने इसका पूरा नेतृत्व संभाल रखा था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल शासक थे, बूढ़े हो चुके थे, उनको भी लगा कि चलो हमें कोई काम मिल जाएगा तो शायद किस्मत अच्छी रही तो फिर से बादशाह बन जाएंगे। चूँकि इन सभी लोगों ने इनके पास जाकर निवेदन किया था कि आप हमारे नेतृत्व आप ही करिए, आप ही हमारे बादशाह हैं। तो उनको भी हिम्मत आई, बुढ़ापे में कुछ काम मिला तो उन्होंने मान लिया और उन्होंने इसकी अगुवाई की। ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत बेगम महल, कानपुर में आपके नाना साहब थे, और ग्वालियर में आपके तात्या टोपे, और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई का आपने सुना ही होगा। तो ये सभी लोग इस पूरे 1857 की, कुछ लोग क्रांति कहते हैं, कुछ लोग विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है। तो इसमें इन मुख्यतः उत्तर भारत के लोगों ने ही इसमें ज़्यादा हिस्सा लिया, लेकिन हालांकि बहुत ही जल्दी, 1 महीने के अंदर, लगभग 1 महीने के अंदर ये काफ़ी फैला, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर फाइनली इसको दबाने में सफल रहे और अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया।
तो ये तो एक छोटा सा एक परिचय था इसका, ये तात्कालिक रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक क्या कारण थे? दीर्घकालिक मतलब जो काफ़ी समय से थे, जिनको लोग जान रहे थे कि जो है इसमें हम पहली बात करते हैं सैनिक की। सैन्य कारण थे। ठीक है, सैन्य कारण में सैनिकों के अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था अंग्रेजी सरकार की नीतियों को लेके। क्यों? क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता था। जैसे एक ही पद पर अगर भारतीय सैनिक है और अंग्रेजी सैनिक है, दोनों कार्य बराबर करते थे, लेकिन उनको जो भोजन मिलता था, उनको जो भत्ता मिलता था, उनको जो सुविधाएं मिलती थी, अंग्रेजों सैनिकों को ज़्यादा मिलती थी और उसी पद पर कार्यरत भारतीय सैनिक को कम मिला करती थी। तो इससे सैनिकों के अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा, भेदभाव के प्रति एक आक्रोश था। दूसरा, समुद्र पारीय सेवा। भारत में हिंदू धर्म में ये मान्यता थी उस समय, प्राचीन समय में, कि कोई भी समुद्र पार नहीं जा सकता। समुद्र पार जाएगा तो मतलब वो धर्म का, उसका कहीं ना कहीं धर्म का खतरे में पड़ेगा, ऐसा मानता थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित करके इन सभी पे ये चीज़ लागू कर दी कि आपको विदेश में जाकर सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी लेकर काफ़ी वो था। तो ये सब चीज़ें अंग्रेजों के बीच में, सैनिकों के बीच में सैन्य कारण एक बना, जो मुद्दा बना वो सैन्य कारणों का ये मुद्दा बना। इन सब चीज़ों को लेकर वो था। अब दूसरा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी कई कारण ऐसे थे। जैसे अंग्रेजों की जितनी भी विजय हुई सब देसी रजवाड़ों के ऊपर हुई, जीत के हुई। तो कहीं ना कहीं जो देसी रजवाड़े थे उनके अंदर भी बहुत आक्रोश था। क्यों? क्योंकि हार गए थे, अंग्रेजों ने उनसे उनकी संपत्ति सब कुछ कब्जा कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वो भी अंदर अंदर बड़े कुंठित थे। तो इसी बहाने इनको भी एक मौका मिला। तो राजनीति में सबसे पहले देसी रजवाड़ों का जो है देसी रजवाड़ों एक कारण बने। दूसरा, अंग्रेजों की बहुत सी नीतियाँ थीं। जैसे इनकी व्यपगत की नीति थी, डलहौजी की व्यपगत की नीति थी। ये क्या करते थे ना, कि किसी भी राज्य में ऐसा देखते थे कि कहीं का राजा है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो ये ऐलान कर देते थे अपने उसके द्वारा कि आप बच्चा कोई गोद नहीं ले सकते हो। अगर आप बच्चा गोद लोगे तो उस बच्चे का, वो ठीक है आपका बच्चा तो होगा, लेकिन उस बच्चे पर केवल आपकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसका अधिकार होगा, ना कि राज्य का। राज्य आप उसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका रियल बर्थ बच्चा नहीं है, आपके पेट से, आपकी रानी के पेट से जन्मा नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हो तो हमारी सरकार उसको नहीं मानेगी, कंपनी उसको नहीं मानेगी। कंपनी उसको दत्तक पुत्र है और आप उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति दे दीजिए, लेकिन राज्य की संपत्ति नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ को भी, इस तरह भी उन्होंने काफ़ी राज हड़प लिए थे। इससे भी बड़ी इनको जो है गुस्सा थी इनके मन में। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को दूसरा कारण था। एक कारण था आर्थिक कारण। ये जितने भी कारण है ना, ये जितने भी कारण है ये बता रहे हैं कि कितनी अंदर अंदर व्यक्ति लोग कुंठा भरी हुई थी, जो अचानक से 1857 में फूट पड़ी। कई दिनों की, एक दिन की नहीं थी, कई दिनों की। आर्थिक कारण में अंग्रेजों ने बहुत आर्थिक शोषण किया। इनकी कई ऐसी राजस्व की नीतियाँ थीं, राजस्व नीति इनकी, जो ज़मीन से कर लेते थे। कई तरह के उन्होंने वो व्यवस्था कर रखी थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। इन सभी का उद्देश्य सिर्फ था कि किसानों का शोषण करना किसी भी तरीके से। तो किसान इससे बहुत परेशान थे। क्या करें? मैं 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा। तो मजबूरी थी किसानों की भी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनका शोषण ही होता था। दूसरा था, इन्होंने ऐसी कृषि को बढ़ावा दिया जो खाद्यान्न वाली नहीं थी। कहने का मतलब है आर्थिक खेती, जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं। जैसे इन्होंने नील की खेती कराई, औद्योगिक खेती जिससे पैसा मिले उनको, नील की खेती कराई। ठीक है, और कपास की खेती कराई। अब नील को और कपास को हम खा तो सकते नहीं हैं, तो हमारा जो देश था उसमें वैसे ही खेती कम होती थी, क्योंकि खेती में इतना लोग चूस लिए थे खेती से अंग्रेज कि उसमें कुछ इन्वेस्ट तो करते नहीं थे कि खाद डलवाएं, ये करवाएं। भाई अंग्रेज किसान है, अपना सारा पैसा जब उन्हीं को दे देगा तो उसके पास खुद भी नहीं बचता था खाने को, तो कहाँ से वो खेत में जो है वो डाले, खाद वगैरह डाले, तो वो पैदावार उतनी होती नहीं थी। ऊपर से इन्होंने पूरी खेती का ट्रेंड बदल दिया कि आर्थिक खेती करो पूरी, जिससे पैसे मिले। नील की खेती, नील के लिए तो आंदोलन भी हुआ था बाद में।
तो यही सब चीज़ें हैं। तो अब इससे जो है भुखमरी भी फैली, बहुत सारी भुखमरी आ गई, क्योंकि भैया अंग्रेज दबाव डालते थे कि नील की पैदावार करो, नहीं कपास की पैदावार करो, तो उसको खा नहीं सकते थे ना, वो खाद्यान्न नहीं था। तो खाद्यान्न की कमी से भुखमरी भी फैली। तीसरा, शिल्पियों का पतन। शिल्पी मतलब जो हस्तशिल्पी थे, जो अपने काम करते थे, जैसे कुछ बनाने का, बर्तन बनाने वाले हैं, या बहुत अच्छे अच्छे कालीन बनाने वाले हैं, फर्नीचर बनाने वाले हैं, तो उनके जो मुख्य रूप से जो खरीदार थे वो राजा ही थे, रजवाड़े थे। अब चूंकि रजवाड़ों का पतन हो गया तो उनमें भी एक बेरोजगारी उत्पन्न हुई, क्यों, अंग्रेज तो खरीदते नहीं थे, अंग्रेज तो औने पौने दाम पे खरीदते थे। एक प्रथा थी ददनी प्रथा। ददनी प्रथा ददनी प्रथा ददनी प्रथा के नाम पर भी अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया। इसमें पहले से तय कर लेते थे क्या करना है, और वो बाद में उस पर पलट जाते थे। फिर वो फंस जाता था व्यापारी कि भाई वो सामान उतने महंगे में लाया, अब ये पहले खरीदते नहीं थे, तो औने पौने दाम पे उनको बेचना पड़ता था, उन्हीं का राज था। तो ये ददनी प्रथा के भी नाम पे इन्होंने बहुत शोषण किया। ठीक है। ब्रेक। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत जो भारतीयों को बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी प्रथाएं थी हमारे देश में जिस पे अंग्रेज़ों ने रोक लगाई। जैसे बाल विवाह पर रोक लगाई इन लोगों ने। विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने मान्यता दी। और ईसाई जो मिशनरी थे, उन्होंने भी गाँव में घूम घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार किया, हिंदू धर्म की बुराई की, बहुत लोगों को लालच प्रलोभन देकर भी कन्वर्ट कराया ईसाईयत में। तो इस चीज़ों से भी ना भारतीयों में बड़ा अंदर से एक आक्रोश था कि हमारे धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। भाई ये इन्होंने सती प्रथा रोक दी, ये कर दिया, तो इससे भी बड़े आक्रोश थे। दूसरा, इन्होंने एक और पैतृक संपत्ति पर जो अधिकार जो है, एक एक्ट बनाया कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है, ईसाईयत में, तो उसका जो उसकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार है वो बिल्कुल बना रहेगा यथावत। तो इस चीज़ को भी भारतीयों ने इस संदेह की नज़र से देखा कि ये उकसा रहे हैं क्रिश्चियन बनने के लिए। तो ये सामाजिक कारण थे। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी गुस्सा था इनके मन में। इन सभी तात्कालिक और दीर्घ, इन सब का मिला जुला रूप ये 1857 की क्रांति या विद्रोह के रूप में सामने आया। तो ये था 1857 की क्रांति। इसका परिचय हो गया, इसके कारण हो गए। अब बात करते हैं कि, एक मिनट बता दूं, जरा साफ कर दूं। अब इसकी असफलता, सबको पता था ये अंग्रेजों ने दबा दिया था पूरा, तो ये असफल हो गया था। तो ये क्यों असफल हुआ, तो इसकी असफलता के कारण देखिए, एक तो ये विद्रोह कहिए इसको, प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम कहिए या क्रांति कहिए, कुछ भी कहिए, तो ये संगठित नहीं था। सबसे बड़ी इसकी जो कमी थी ना, संगठन, इसमें संगठित नहीं थे, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। रजवाड़े इसलिए लड़ रहे थे कि शायद हमें जो है फिर से रियासत मिल जाए, बादशाह इसलिए लगे हुए थे शायद हम बादशाह बन जाएं, किसान इसलिए लड़ रहे थे कि शायद हम इनके शोषण से मुक्ति हो जाए। लेकिन बाकी और कोई लोग इसमें नहीं था, कोई मध्यवर्ग नहीं था, कोई बुद्धिजीवी इसमें नहीं थे, शामिल थे। और आम लोग जो थे उन्होंने इससे दूरी बना रखी थी, कोई मतलब नहीं, मजदूरों को इससे कोई मतलब नहीं, बाकी सब ने दूरी बना रखी थी। तो यही किसान थे, थोड़े से सैनिक थे, और वही रजवाड़े, जो बस केवल ये 3 लोग लड़ रहे थे इतने। तो इस वजह से इसमें एक संगठन, एक ढांचा नहीं बन पाया, जैसा कि अंग्रेज़ों के पास एक अच्छा ढांचा था, एकदम सुनियोजित था। तो इसकी यहाँ कमी थी बहुत बड़ी, ये असफलता का एक कारण बना। दूसरा, इनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी कोई अच्छे नहीं थे, या इनके पास शस्त्रों की कमी भी थी, क्योंकि अंग्रेज थे, उनके पास तो पैसा भी था और काफ़ी सेना थी, तो उनके पास ज़्यादा शस्त्र थे। तो इसलिए वो सफल रहे अपनी योजना बनाकर उनको दबाने में। तीसरा, इनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, क्योंकि उस समय राज्य जैसी कोई संकल्पना तो था नहीं, कोई स्टेट होते थे या कोई किसी के रजवाड़े की रियासत होती थी, तो उसके लड़ रहे थे। तो पूरे देश की एकता वाली भावना इनके अंदर नहीं थी, ये भी बहुत बड़ी वजह बनी। कोई राष्ट्रीयता की इसमें भावना नहीं थी, इसलिए भी इनको एक हार का सामना करना पड़ा। अच्छा कोई नेतृत्व नहीं था इनके पास, इस वजह से भी कभी इधर से ये नेतृत्व कर रहे हैं, कभी उधर से वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक संगठन नहीं था। ऐसी कोई दूसरी पंक्ति नहीं थी कि अगर इनके मुख्य नेता गिरफ्तार हो जाए तो अगला कौन, ऐसा कुछ भी नहीं था इनके पास।
तो ये भी एक वजह बनी इनके असफल होने की। ठीक है, तो ये थे इनकी असफलता के मुख्य कारण। अब जानते हैं हम प्रभाव, कि प्रभाव क्या पड़ा इस क्रांति का। भाई कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा, अच्छा पड़े या बुरा पड़े, तो अब हम इस प्रभाव को जानते हैं। ठीक है, प्रभाव, प्रभाव में पहले देखते हैं अंग्रेजों पर प्रभाव। अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने पूरे इस विद्रोह का एनालिसिस किया, इसका पूरा विश्लेषण किया और उनको कुछ बातें पता चली। तो उसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि जो सेना है, सेना में बंगाल रेजिमेंट में 1 संबंधित 2 और बाकी जगह 1 संबंधित 3, मतलब 2 भारतीयों के बीच में 1 अंग्रेज और 3 भारतीयों के बीच में 1 अंग्रेज, ये बंगाल में और ये अन्य पूरे देश में। ऐसी इन्होंने नीति बनाई जिससे उनके बीच में कोई गुटबाजी ना करने पाए। उन पर नज़र रखने के लिए इन्होंने बीच बीच में अपने सैनिकों का अनुपात बढ़ाया। ये तो पहली चीज़ की। दूसरा क्या किया, दूसरा इन्होंने देखा था कि इस युद्ध में, इस जो विद्रोह था, इसमें हिंदू और मुसलमान काफ़ी कंधे से कंधा लड़ाकर काफ़ी एकता के साथ लड़े। तो उन्होंने इसमें जो है सबसे पहला काम किया, इन्होंने अपनी नीति बदली। इन्होंने इसको फूट डालो और राज करो वाली नीति का इन्होंने पालन किया। उन्होंने इसके लिए दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों को दंड देने लगे और हिंदुओं को उकसाने लगे कि देखो तुम्हें ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये छूट है और मुसलमानों को दंड देना। तो इससे भी फूट डालो राजनीति की इन्होंने नींव रखी यहाँ पर, दूसरा कारण। तीसरा, इन्होंने ये निश्चित किया कि किसी भी भारतीय को उच्च पद तक ना जाने दिया जाए, मैक्सिमम सूबेदार तक, और किसी भी भारतीय का तोप खाने या शस्त्रागार के में उसका चार्ज नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने हमेशा के लिए सीख ले ली थी कि किसी भी भारतीय को ऊंचे पद तक नहीं जाना है और किसी आयुध या शस्त्रागार के पास उसका कब्जा नहीं होना चाहिए। चौथा क्या किया इन्होंने, चौथा ये समझ गए थे कि हम जितने भी ये सुधार कर रहे हैं, चाहे धर्म के नाम पे कर रहे हैं, चाहे बाल विवाह, ये जो रोका हमने, इनकी जो प्रथाएं थी भारतीयों के, इससे ये भड़क गए। इसलिए उन्होंने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, देश कूड़े में जाए चाहे जो जाए, इनको जो मानना हो वो माने, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने ये भी चीज़ें कहा, इनके धार्मिक मामलों में इस हस्तक्षेप से बचने लगे ये। पाँचवा और सब बहुत मुख्य था कि 1858 में वहाँ के जो क्राउन थे, इंग्लैंड में जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने उनकी घोषणा आई कि इसके बाद से जो पूरा जो देखरेख है वो ब्रिटिश क्राउन करेगा, कंपनी का यहाँ से कुछ नहीं रहने, अब पूरा ब्रिटिश क्राउन आएगा। उन्होंने घोषणा की कि इसके बाद हम अब अपना राज्य का और विस्तार नहीं करेंगे। कहने का मतलब है अब और कोई युद्ध नहीं करेंगे और कोई विस्तार नहीं करेंगे। जो देसी रजवाड़े जो बचे हुए थे उनको ये आश्वासन दिया गया कि अब ये आप ही के पास रहेगा, बस हम इसमें टैक्सेशन जो टैक्स लेंगे वो लेंगे, बाकी आप ही का पूरा शासन रहेगा, हम इसके बाद विस्तार नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें अंग्रेजों पर ये प्रभाव पड़ा, ये सारे पॉइंट्स। अब बात करते हैं भारतीयों पर या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये तो अंग्रेजों पर पड़ा कि उन्होंने अपनी ये नीतियाँ चेंज की। अब भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। पहले ही भाई इसमें देख लिया था सभी ने कि जो जितने भी सामंती सोच के लोग थे यही लड़े थे इस पूरे विद्रोह में, जैसे राजा थे, रजवाड़े थे, यही सब थे। तो उन्होंने समझ लिया था कि इनसे तो नहीं हो सकता, इसके लिए एक पढ़े लिखे समझदार ऐसे एक मध्यम वर्ग चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। तो इसमें इन्होंने तय किया कि पढ़े लिखे लोगों को अब इसके आगे संग्राम चलाना है तो पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो और नंबर 2, इस पूरे विद्रोह में जो लोग मारे गए थे, जो लोग शहीद हो गए थे, वो जो है प्रेरणा स्रोत बन गए इस पूरे आगे आंदोलन जो भी हो, उसके आगे राष्ट्रीय आंदोलन बना, जो भी बना, उन सभी के लिए ये प्रेरणा स्रोत का काम किया इन्होंने। ठीक है, और आज भी जो है हिंदू और मुस्लिम जो उसमें इस पूरे विद्रोह में एक साथ लड़े थे आपस में कंधे से कंधा मिलाकर, तो उस चीज़ का भी आधार बनाकर आंदोलनकारी थे या क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम के उन्होंने इस चीज़ को आधार बनाकर एक नींव रखी कि देखिए हम लोग आपस में एकता करके विद्रोह किया था तो हम लोग काफ़ी सफल रहे थे। तो इसी चीज़ का आधार बना के उन्होंने इन दोनों को आपस में एक करने की कोशिश की। और तीसरा कि जो है आज भी जो है भारत
या पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश जो है आपस में जब कभी भी मीटिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो आज भी इसी 1857 की क्रांति के समय जो हिंदू और मुस्लिम आपस में यूनाइट हुए थे, इसी के आधार पर ये अपना आगे की संबंध एक दूसरे से जोड़ते हैं, ये बताकर। ठीक है, तो ये मुख्य तरह भारत पे ये 3 प्रभाव हुए इसके, और ये अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में आगे चल के प्रभाव किया। तो ये एक समग्र दृष्टिकोण है 1857 की क्रांति को जानने का। आप सबको कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के, या कुछ और भी जानना हो या किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा उसमें, मैं बिल्कुल उसमें जो है आपका साथ दूंगा और उस विषय पे कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू।